नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। 30 मई 2019 को पीएम मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और इसके साथ एक इतिहास भी रच दिया। वो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लगातार दूसरी बार दिल्ली की सत्ता संभाली। आज 30 मई 2020 को सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो गया है। बीते एक साल में सरकार ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं वो बताने के लिए प्रधानमंत्री ने देशवासियों को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में क्या कुछ खास है वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल आज यानी शनिवार को पूरा हो गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने देश की जनता के नाम एक पत्र लिखा। पीएम ने अपने पत्र में लिखा है, मेरे प्रिय भारतीयों, पिछले साल आज ही के दिन भारतीय लोकतंत्र में एक स्वर्णिम अध्याय शुरू हुआ था। मैं 130 करोड़ भारतीयों और इस देश के लोकतांत्रिक जज्बे को प्रणाम करता हूं। अगर आज हालात सामान्य होते तो मैं आप लोगों के बीच होता। आपके प्यार और भरोसे ने मुझे एक नई ऊर्जा और कुछ नया करने की प्रेरणा दी है। जिस तरीके से आपने लोकतंत्र की ताकत में भरोसा दिखाया है, ये पूरी दुनिया में एक मिसाल है। 2014 में लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया था। पिछले 5 सालों में इस देश ने प्रशासनिक बाधाओं, भ्रष्टाचार और कुशासन की बेड़ियों से खुद को आजाद किया है। 2014 से 2019 के बीच भारत का कद पूरी दुनिया में काफी बढ़ा है। भारत ने अपना लोहा सर्जिकल और एयर स्ट्राइक से दिखाया है। अनुच्छेद 370 को हटाने से भारत की एकता और अखंडता का सिद्धांत आगे बढ़ा। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सर्वसम्मति से आए फैसले ने सदियों से चले आ रहे विवाद को खत्म किया। ट्रिपल तलाक जैसी अमानवीय व्यवस्था को कूड़े के ढेर में डाला। नागरिकता कानून में बदलाव भारत की करुणा और सबको साथ लेकर चलने की भावना का प्रतीक था। लंबे वक्त से टल रहे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के गठन ने सेनाओं के बीच तालमेल को बेहतर बनाया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार की एक साल की उपलब्धियों का जिक्र किया। दूसरे कार्यकाल में प्रथम वर्ष में तीव्र गति से बोल्ड डिसीजंस भारत की एकता और अखंडता के लिए, और उसी तरीके से सोशल जस्टिस, उसी तरीके से इकोनॉमिक जस्टिस और उसी तरीके से हार्ड डिसीजंस लेते हुए देश के आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंच सके, इसके प्रयोजन, इसके आयोजन प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक साल में किए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले साल को ऐतिहासिक उपलब्धियों वाला साल बताया। एक ऐसा भारत जो एक भारत हो और श्रेष्ठ भारत हो, उस एक भारत और श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को आज साकार रूप दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। चाहे वह नारी गरिमा और सम्मान का प्रतीक 3 तलाक की कुप्रथा को सदैव के लिए समाप्त करने का ऐतिहासिक फैसला रहा हो, चाहे वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का प्रतीक निर्णय रहा हो, जिसने इस देश के अंदर आतंकवाद का नासूर बना कश्मीर की धारा 370, संविधान की धारा 370 को समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय रहा हो। पहले और दूसरे कार्यकाल के 6 सालों में पीएम मोदी ने कई ऐसे फैसले लिए जिसने उन्हें ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित किया। हिंदुस्तान का कद पूरी दुनिया में बढ़ा और भारत के विश्व शक्ति बनने के सपने को बल मिला। और अब आने वाले वर्षों में पीएम ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है, जिसे पूरा करने की दिशा में देश आगे बढ़ चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मोदी सरकार के बीते एक साल कैसे रहे, सरकार की क्या उपलब्धियां रही, क्या चुनौतियां रही और आगे के वर्षों के लिए सरकार के लक्ष्य क्या हैं और उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार का प्लान क्या है, इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। मौर्य जी, स्वागत है सर आपका। सर, कुल मिलाकर मोदी सरकार को 6 साल हो गए और दूसरे कार्यकाल का भी पहला साल पूरा हो गया। सर, यूपी के डिप्टी सीएम मोदी सरकार के बीते एक साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? 5 साल और 1 साल मिलाकर के जो 6 साल विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
केंद्र में सरकार का बीता है। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, संपूर्ण केंद्रीय नेतृत्व को और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को हृदय से बधाई देता हूं। और मैं कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ कि भारत को वास्तविक नेतृत्व जो गरीब का प्रतिनिधित्व भी करता है, किसान का प्रतिनिधित्व करता है, का प्रतिनिधित्व भी करता है और सर्व को साथ में लेकर के सबका विकास, सबके विश्वास को साथ में लेकर के चलने का काम करता है, वह है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और एक सर, इस दूसरे कार्यकाल में बीते एक साल की जो भी उपलब्धियां रही, चाहे हम जम्मू कश्मीर का इतने सालों का जो एक अड़चन चली आ रही थी, एक समस्या चली आ रही थी, उसके समाधान की बात करें, या फिर हम 3 तलाक के खिलाफ कानून की बात करें, या फिर हम राम मंदिर के फैसले की बात करें, ये जो तमाम चुनौतियां थी सर, कैसे इसका रास्ता निकाला गया, क्या प्लान था सरकार का? अगर उसके बारे में आप विस्तार से थोड़ा बता पाएं। इस तौर से बताएंगे, माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक कुशल, कर्मठ और निर्णय लेने की हिम्मत रखने वाली सरकार होने के कारण जम्मू कश्मीर, जिसको भारत का हिस्सा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी इसी जम्मू कश्मीर में एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेगा का नारा लगाते हुए गए थे और उनका बलिदान देश भूल नहीं सकता। और धारा 370 और 35A को समाप्त करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी ने जिस प्रकार से यह शानदार, जानदार, ऐतिहासिक फैसला लिया है, वह अपने आप में ऐतिहासिक उपलब्धि है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का मामला एक दिन का नहीं है, वर्षों पुराना है, लेकिन उसका समाधान जिस प्रकार से हुआ है, जिस प्रकार से देश के कोटि कोटि राम भक्तों की भावना के अनुरूप भव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं। और एक राम भक्त के नाते अगर न्यास के माध्यम से हम लोगों को बुलाया जाएगा तो निश्चित तौर से उस राम मंदिर निर्माण के शिखर कलश की स्थापना तक के बीच में कहीं ना कहीं हम भी होंगे। ट्रिपल तलाक या मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय, अत्याचार था, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति है, निर्णय लेने की क्षमता है कि दुनिया के अनेक मुस्लिम देशों में तो यह ट्रिपल तलाक की व्यवस्था समाप्त हो गई थी, लेकिन भारत की मुस्लिम महिलाओं को यह वेदना या कष्ट झेलना पड़ रहा था। माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने यह भी करके दिखाया है। देश के करोड़ों करोड़ गरीबों को, जिनके बैंक में खाते नहीं थे, जिनके घर में अंधेरा था, उजाला नहीं था, जिनके रहने के घर नहीं थे, जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, जिनके घर में रसोई गैस का कनेक्शन नहीं था, या सब में अनेक उपलब्धियों का एक भंडार है। अगर चर्चा करूंगा तो बहुत विस्तार से है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी, मैंने कहा गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का और इस देश के युवाओं का अगर कोई केंद्र बिंदु है, किसी पर भरोसा है, तो वह नरेंद्र मोदी जी हैं। इसलिए 2014 से बड़ी विजय 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और आज सरकार। जी ठीक है सर, जिन उपलब्धियों का आप जिक्र कर रहे हैं, पीएम मोदी ने अपनी चिट्ठी में इन तमाम उपलब्धियों का जिक्र किया है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि कोरोना के इस काल में चिट्ठी की जरूरत नहीं है, लोगों को पैसे की जरूरत है, हर परिवार के खाते में 7,500 हजार रुपए डाले जाएं। देखिए, जो विपक्ष के नेता हैं, उनके पास पैसा बहुत है, उनके खाते में तो नहीं डाला जा सकता है, लेकिन जो गरीब है, जो मजदूर है, जिसकी आवश्यकता है, ऐसे 80 करोड़ से अधिक लोगों तक केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की योजनाओं के माध्यम से उसका लाभ पहुंचाने का काम किया गया है। विपक्ष मुद्दा विहीन है। ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति वाली सरकार को देख करके वह 19 के साथ साथ 24 को लेकर के भी चिंतित हैं, इसलिए इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। पूरा विश्व एक मत से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना संक्रमण के संकट काल में जिस प्रकार से समयबद्ध निर्णय लिया गया, जिस प्रकार से राहत पैकेज दिया गया, जिस प्रकार से देश की जनता की जरूरत को पूरा करने का काम किया गया, उससे विपक्ष बौखलाया हुआ है, घबराया हुआ है। और हमारा लक्ष्य सेवा है, सत्ता का सुख भोगना नहीं है। ये हमारे आदर्श और गरीब माँ बाप के बेटे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
6 साल का कार्यकाल, पहला 5 साल और दूसरी पारी का 1 साल, यह दुनिया के सामने एक उदाहरण है, देश के सामने तो है। जी सर, कोरोना के आंकड़े 1,70,000 से ऊपर पहुंच गए, क्या प्लान है सर? देश कैसे उबर पाएगा कोरोना से? देखिए, उसका 2 पक्ष है। एक पक्ष तो 1,76,000 जो आप बोल रहे हैं वो नंबर है, लेकिन दूसरा पक्ष मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि देश को यह भी बताया जाए, आप बताते हैं, मैं निश्चित तौर से इसका धन्यवाद करूंगा, लेकिन कितने लोग अस्पताल जाने के बाद, कोरोना संक्रमण होने के बाद, हमारे चिकित्सा जगत के लोगों ने, हमारे डॉक्टरों ने, हमारे नर्सों ने, हमारे पैरामेडिकल के लोगों ने रात दिन सेवा करके जिस प्रकार से उनको फिर से इलाज करके उनको स्वस्थ करके वापस भेजने का काम किया है, वह भी अभिनंदनीय है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कोरोना संक्रमण के खिलाफ जो अनुशासन बनाए रखना है, वह सब अनुशासन बनाए रखें। यह नंबर निश्चित तौर से बढ़ रहा है, हम इसे देख रहे हैं, लेकिन कितने नंबर लगातार घट रहे हैं, स्वस्थ होकर के कितने लोग घर जा रहे हैं, यह भी हमको सबको बताना चाहिए, देखना चाहिए। अभी जो मैं देख रहा हूं पूरा चित्र, अभी निश्चित तौर से नंबर बढ़ रहे हैं, चिंता का विषय है, लेकिन हमारे डॉक्टरों की जो उपलब्धि है वह अभिनंदनीय है। जी ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि रिकवरी रेट बढ़ रहा है, लेकिन विपक्ष भी कह रहा है कि कोरोना से निपटने में सरकार फेल रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि लॉकडाउन फेल रहा है, समय पर लगाया नहीं गया और अब जल्दबाजी में हटाया जा रहा है। लॉकडाउन फेल नहीं था, सिर्फ राहुल गांधी जी फेल थे। उनको शायद मैं समझता हूं कि कुछ भी ऐसा दिखता नहीं, कुछ भी उनको समझ में आता नहीं, वो क्या टिप्पणी करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। मुझे स्वयं आश्चर्य लगा करता है कि कांग्रेस जैसी इतनी पुरानी पार्टी के अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं, लगातार सांसद बने हुए हैं, भले अमेठी से हार करके गए हैं, लेकिन उसके बाद वो क्या बोलते हैं। और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनकी जो कार्यवाहक अध्यक्ष है श्रीमती सोनिया गांधी जी, वो कुछ बोलती हैं, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी कुछ बोलती हैं, राहुल गांधी जी कुछ बोलते हैं। इनके स्वयं ही आपस में एक मत नहीं है। सामने भले कुछ बोलते होंगे आप सबके माध्यम से, लेकिन अंदर सब हंसी उड़ाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा कुशल नेतृत्व भारत के पास है, योग्य नेतृत्व भारत के पास है, समयबद्ध तरीके से निर्णय लिए गए, सभी राज्य सरकारें उसके लिए काम कर रही हैं, और उस काम का परिणाम है कि आज बीच का कालखंड ऐसा जरूर रहा कि लॉकडाउन के बीच में लोग पैदल चल पड़े। उसके लिए भी मैं कांग्रेस को ही दोषी मानता हूं। ये अफवाह फैलाने में ज्यादा भरोसा करते हैं, संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करने में इनकी कोई रुचि नहीं। जी ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि सभी राज्य सरकारें सही तरीके से काम कर रही हैं, लेकिन यूपी के जो प्रवासी कामगार थे, क्या उनके प्रति कांग्रेस शासित राज्यों की जो भूमिका होनी चाहिए थी, वहां की सरकारों का जो रोल होना चाहिए था, या यूं कहें कि गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों का जो रोल होना चाहिए था, वो था क्या? देखिए, मैं कांग्रेस की सरकार के लिए विशेष तौर से कहूंगा, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए विशेष तौर से कहूंगा कि जैसे कांग्रेस देश के प्रधानमंत्री जी पर सवाल उठाती है, लेकिन कांग्रेस के शासन वाली सरकारों के द्वारा क्या किया गया है, अगर उसका सही विषय वह देश के सामने रखें, या अपने ही राज्य की सरकारों को वह इस प्रकार की सलाह दे पाते, इस प्रकार से काम करने की प्रेरणा दे पाते। राजस्थान में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में चाहे जितना गड़बड़ हो जाए उस पे तो ताला लगा रहता है इनके मुंह में, लेकिन अगर केंद्र सरकार की आलोचना करना हो तो इनका गला पूरा साफ हो जाता है। उत्तर प्रदेश की सरकार की आलोचना करना हो तो इनका गला साफ रहता, जोर जोर से नगाड़े बजाने काम करेंगे, ढोल बजाने का काम करेंगे। इनसे सवाल है कि ये महाराष्ट्र से जो पैदल चल करके लोग आए, दिल्ली से जो पैदल चल करके लोग आए, उनके लिए तो इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की, लेकिन फोटो खिंचाने के लिए यूपी के बॉर्डर पर आ गए, राजस्थान यूपी के बॉर्डर पर, दिल्ली यूपी के बॉर्डर, हम बसें दे रहे। अरे आप अगर देना ही था तो महाराष्ट्र में दिए होते, महाराष्ट्र से राजस्थान की सीमा तक लाए होते, दिल्ली में दिए होते, पंजाब में दिए होते, वहां से उत्तर प्रदेश में भिजवाए होते, लेकिन आपने यह किया नहीं। केवल इनको राजनीति करना है और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ये लगातार फेल रहे हैं, विफल रहे हैं। लॉकडाउन सफल है। सर, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया क्योंकि प्रतापगढ़ का एक कामगार जो कि मुंबई से प्रतापगढ़ पहुंचा है, उसने कहा कि मुझे मुंबई में पता चल गया था कि मैं कोरोना संक्रमित हूं, मैं वहां इलाज के लिए भटकता रहा, लेकिन कहीं पर कोई इलाज मिला नहीं, मजबूरी में मुझे प्रतापगढ़ आना पड़ा और जिला अस्पताल जाकर उसने डॉक्टरों से कहा कि मुझे कोरोना है, मुझे एडमिट कर लीजिए। अगर महाराष्ट्र सरकार ने सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो उसको भागकर प्रतापगढ़ नहीं आना पड़ता। सर, अब प्रियंका गांधी के मसले पर आते हैं।
सर, प्रियंका गांधी के मसले पर आते हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि हम बस चलाना चाहते थे, प्रियंका गांधी की इच्छा थी कि सारे श्रमिक, सारे कामगार अपने घर तक पहुंच जाएं, आपने बस चलाने ही नहीं दी। देखिए, कांग्रेस की जो नेता कि मोदी जी को हरा करके अपने भाई को प्रधानमंत्री बना देंगी, इसके राहुल गांधी जी को, लेकिन अमेठी भी वो जिता नहीं सकी। इस प्रकार से ढोल बजाने से, इस प्रकार से नगाड़े बजाने से कोई समर्थन हासिल नहीं होता। जमीन पर काम करने से होता है। किसी गरीब की, किसी मजदूर की, किसी किसान की, किसी जरूरतमंद की सेवा करना कांग्रेस का चरित्र नहीं है। केवल आरोप लगाना और भाग जाना, फोटो खिंचवाना, मीडिया में दिखवाना, अखबार में छपवाना और चले जाना, सोशल मीडिया के माध्यम से एक ट्वीट कर देना और चर्चा का विषय बने रहना, ये केवल जो हर प्रकार के प्लेटफॉर्म पर इनका नाम, इनका चेहरा, इनकी बात चलती रहे। ये जमीन पर काम करने वाले लोग नहीं है। अगर जमीन पर काम करते तो कांग्रेस के इतने बुरे हालात नहीं होते। जी सर, आप कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनवाना चाहती हैं, लेकिन न्यूज 18 के शो आर पार में कांग्रेस पार्टी के नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि अगर 2024 में कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर देती है तो बीजेपी का सफाया हो जाएगा। मुझे लगता है अभी तो कम से कम कांग्रेस को 30 साल तो कम से कम प्रतीक्षा करनी चाहिए कि केंद्र कभी इनकी वापसी, अभी मुझे लक्षण नहीं लगता है कि कांग्रेस कभी वापस आने वाली है अभी। लेकिन ऐसे ख्याली पुलाव, मुंगेरी लाल के सपने देखने से कोई नहीं रोक सकता है। यह जरूर, चाहे वो प्रमोद कृष्णम जी हो, चाहे कांग्रेस का कोई अन्य नेता हो, किसी को मतलब खुश करने के लिए, किसी को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी, किसी भी प्रकार की बात कर सकते हैं, लेकिन धरातल पर कांग्रेस पूरी तरह से समाप्त है। केवल आप सब, मैं कहूंगा कि मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ जगह जरूर ये दिखाई देते रहते हैं, क्योंकि कांग्रेस देश की मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी है, विपक्षी पार्टी है, तो उनको ये स्पेस मिलता है, लेकिन इस स्पेस का इन्होंने सदुपयोग नहीं किया। रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की जगह नकारात्मक विपक्ष की भूमिका इन्होंने निभाया, और उस समय जब पूरा विश्व आपदा में है और पूरे विश्व में सबसे अच्छे ढंग से कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। ठीक है तो सर, आरोप लगाना, आखिरी में एक दो सवाल और जल्दी जल्दी रख देते हैं सर। आत्मनिर्भर कैसे बन पाएगा सर हिंदुस्तान, क्या प्लान है? आत्मनिर्भर आत्मविश्वास के कारण बन पाएगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी के एक कर्मठ नेतृत्व के कारण बन पाएगा, आदर्श नेतृत्व के कारण बन पाएगा, देश की जनता के सहयोग से बन पाएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि देश पूरी तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ होने के कारण से देश का विकास हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, वह निश्चित तौर से एक स्वावलंबी भारत बनाने की दिशा में आत्मविश्वास देशवासियों के अंदर इसमें पैदा है, चाहे जिस मोर्चे पर हो, भारत पाकिस्तान की सीमा हो, चाहे भारत की सीमा हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे धारा 370 हटाना हो, चाहे ट्रिपल तलाक, चाहे सीएए लाना हो, चाहे देश के हित में गरीबों के कल्याण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं को चलाने का फैसला लेना हो, चाहे 20 लाख करोड़ का पैकेज देना हो। यह आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है, मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है। भारत में नहीं, भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। ठीक है, आज मोदी जी सर आपने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की बात कही सर, तो इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि यूपी के जो 22 लाख कामगार वापस लौटे हैं, इनको रोजगार कैसे संभव हो पाएगा सर, कैसे देंगे सभी को रोजगार? हम लाखों की संख्या में हमारे जो कामगार आए हैं उनको हम रोजगार देने का काम शुरू कर चुके हैं, और जो भी आए हैं उनके रोजगार के लिए अनेक योजनाओं पर कार्रवाई हो रही है, अनेक योजनाएं तैयार की जा रही हैं, और हम आपके माध्यम से जरूर अपने हर उत्तर प्रदेश परिवार के सदस्य को जिस प्रतिभा से जो पूर्ण है उसके लिए रोजगार के अवसर देना, वह प्रदेश में या देश में जहां कहीं पर भी अपनी प्रतिभा के आधार पर देश के विकास में, प्रदेश के विकास में योगदान देना चाहेंगे वह देंगे, और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ है। प्रदेश में जो कामगार हमारे भाई बहन आए हैं उनको भी हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं, वो बेरोजगार नहीं रहेंगे, वो भूखे नहीं रहेंगे। जो आवश्यकता है, जो सरकार के माध्यम से पूरा करना चाहिए, उसे संक्रमण काल के दौरान हम बहुत व्यवहारिक ढंग से लोग तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ठीक है सर, अब लॉकडाउन की गाइडलाइंस का बहुत सारा अधिकार राज्यों के पास है, तो यूपी के जो भी लोग इस वक्त अपने डिप्टी सीएम को सुन रहे होंगे वो जानना चाहते हैं कि लॉकडाउन 5 का नया रंग रूप कैसा होगा सर, क्या कुछ सहूलियत मिलने वाली है?
देखिए इसके लिए देखिए सहूलियत कई क्षेत्र में छूट होगी, लेकिन इसके लिए जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग एक बैठक करेंगे और बैठक करके भारत सरकार की जो गाइडलाइन होगी उस गाइडलाइन के क्रम में निर्णय लेने का काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश की जनता के हित में, उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश में वापस आए हुए कामगारों को रोजगार देने की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश को सर जल्दी से आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि सर जल्दी से एक आखिरी सवाल, सर राम मंदिर पर फैसला आ गया, 3 तलाक पर कानून बन गया, जम्मू कश्मीर का समाधान निकल गया, मोदी सरकार के एजेंडे में आगे क्या है? जल्दी से सर। मोदी सरकार का एजेंडा पूरी दुनिया के सामने आ गया है। आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत, सर्वांगीण विकास वाला भारत, विश्व में सबसे आगे नेतृत्व करने वाला भारत, और दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े निवेशक हैं उनका ध्यान इस समय भारत की ओर है। चीन से उनका ध्यान हटा है, भारत की ओर ध्यान उनका बढ़ा है। हम उनके स्वागत के लिए तैयार हैं और मोदी जी के नेतृत्व में जो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था खड़ा करने का उन्होंने एक लक्ष्य रखा है, मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आत्मनिर्भर भारत आप लोग बना पाएं और जो सपना हिंदुस्तान के विकास के लिए आप लोग देख रहे हैं वो सपना साकार हो पाए। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोदी सरकार में देश का विकास हुआ है, ये बड़ी बातें कही गई है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से। राम मंदिर का निर्माण होगा, भव्य निर्माण होगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ट्रिपल तलाक से मुस्लिम महिलाओं को आजादी दिलवाई है मोदी सरकार ने, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश के गरीबों को अब न्याय मिल रहा है और हमारी एक कोशिश है कि देश आगे आत्मनिर्भर बन पाए, हर हाथ को रोजगार मिल पाए। इस दिशा में अब हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।